Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Hello student, thank you very much once again for joining me, and the same message for those who have not yet subscribed the channel. Please do subscribe because there you'll find latest videos on latest topics and the previous one as well, because you will find over here the topic about child psychology, social psychology, educational psychology, counseling and guidance, positive psychology, and introduction to clinical psychology, and there are different other uh, topic related to yoga and diets and other bodily systems. So today our topic is psychology of nervous system, the system of body. This is actually a topic of health psychology, और आज से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो ये आपके लिए एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है नर्वस सिस्टम के हवाले से. लेट्स स्टार्ट इट. तो सबसे पहले हमें रिक्वायर करता है एक नॉलेज ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझने के लिए, एक इंसान की बॉडी पे किस तरह से बीमारियां जो हैं वो असरअंदाज होती हैं. सो फिजियोलॉजी एक्चुअली एक ऐसी स्टडी है जो बॉडी फंक्शनिंग का बेसिक नॉलेज हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो गुड हेल्थ हैबिट्स हैं वो बीमारियां कम से कम उस जिस्म पे असरअंदाज होती हैं. उस हवाले से भी हम लोग इसको देखेंगे, और जो किस तरह से हमारी जो पुरानी स्ट्रेसेस हैं वो किस तरह से लीड करती हैं हाइपरटेंशन में, बीमारियां दिल की बीमारियों में, कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज़, और फिर इस तरह से सेल किस तरह से ग्रो करता है जो फिर रेडिकली आल्टर कर जाता है कैंसर में. सो किस तरह से बीमारियां जो हैं वो ग्रो करती हैं, कि कौन से सेल्स जो हैं वो एक्चुअली और कौन से ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं वो किस तरह से हमारे जिस्म पे असरअंदाज होते हैं, इस सब को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे आज. सो सबसे पहले हम लोग इन सारे सिस्टम्स को आज देखने की और जानने की कोशिश करेंगे. नर्वस सिस्टम बेसिकली लीड कर रहा है, और उसके साथ फिर उसके साथ आ जाते हैं, सब कैटेगराइज होते हैं. CNS जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, फिर PNS जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, फिर ये सब कैटेगराइज है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी ANS एंड SNS, और ये फिर पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के हवाले से इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे जिस्म में असरअंदाज होते हैं. दिस इज एक्चुअली द ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स. ये बॉडी आप देख सकते हैं, और इसी को हम लोग ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे. बाकी हम क्लास में डिफरेंट केस स्टडीज की मदद से इनको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एक्चुअली ये कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो है उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी है, जबकि पैराफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग PNS के नाम से जानते हैं, ये एक्चुअली हमारे जो बॉडी के नर्व्स हैं उनमें ये रह रहा होता है, उनमें ये रहता है, एंड इंक्लूडिंग दोज दैट कनेक्ट टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और फिर उनकी मदद से ये फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में किस तरह से इसका राब्ते बनते हैं और क्या किस तरह से ये असरअंदाज होते हैं, उस सब को हम लोग जानते हैं. सबसे पहले अगर हम लोग PNS की बात करें, पैराफेरल नर्वस सिस्टम की, तो ये एक्चुअली सोमैटिक नर्व एंड ऑटोनोमिक नर्व यानी कि SNS एंड ANS जो हम लोग पिछली स्लाइड्स में देख के आए हैं. अब सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम है ये एक्चुअली हमारा वॉलंटरी, हम वॉलंटरली बेस पे जो एक्शन कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली सोमैटिक वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है. ये नर्वस सिस्टम एक्चुअली हमारी नर्व फाइबर्स होती हैं जो हमारे मसल्स को वॉलंटरली एक्शन करने पे मजबूर करती हैं. मिसाल के तौर पे हम लोग
समझे कि हमारी तरफ अगर एक बॉल आ रही है, टेनिस बॉल आ रही है, फुटबॉल आ रहा है या कोई भी ऐसी खतरनाक चीज़ हमारी तरफ आ रही है, तो हम फ़ौरन अपने हाथ से, अपने पाँव से, अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से उसको रोकने की कोशिश करेंगे। या फिर जानते बूझते हुए अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ खाने वाली ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो हम लोग वॉलंटरली और इंटेंशनली जब कोई भी एक्शन करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका सोमैटिक पार्ट है। जबकि जो एएनएस है, जिसको हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, ये हमारा इनवॉलेंटरीली एक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे सेम इसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं कि जिस तरह से छींक आना, या फिर आँख हम लोग झपकते हैं, या फिर हम लोग खारिश अगर जिस्म के किसी हिस्से पे हो गई है तो एकदम से हमारा हाथ वहीं पे जाएगा। तो ये सारे हमारे इनवॉलेंटरली सारे एक्शंस होते हैं जो फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों किस्में आते हैं पीएनएस में, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब हम लोग देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि एसएनएस के नाम से जिसको जाना जाता है। ये हमारी बॉडी इमरजेंसीज में जब रिस्पॉन्ड करती है तो ये तब एक्टिव होता है, स्पेशली हमारे जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, जिस तरह से एंगर है, फियर है, या फिर स्ट्रीनियस एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जिसमें हम लोग एकदम से फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, तो तब ये हमारा सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है। और किस तरह से ये ऑन होता है देखते हैं इसको। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है, यानी कि नॉर्मलाइज करता है, और ये बिल्कुल अगेंस्ट काम करता है। पहले वाला सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा था ये पैरासिम्पैथेटिक है, और वह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट काम करता है। जब भी कोई इमरजेंसी हो जाती है, मिसाल के तौर पे एंगर हो के गुजर जाता है, या फियर वाली सिचुएशन हो के गुजर जाती है, या एंजाइटी वाली सिचुएशन, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हमें अलर्ट कर देती है, तो उसके बाद ये पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम आता है हमें मदद करता है रीस्टोर करने में, हमारी बॉडी को एक नॉर्मल स्टेट में लेके आता है, जबकि वो हमें एक एग्रेसिव स्टेट में ले जाता है। अब हम लोग बात करेंगे द रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की। अब हमारी जो बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब वो ऑन होता है तो या वो स्टिमुलेट करता है, तो फिर क्या होता है कि ये सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम ये प्रॉम्प्ट करता है, तो सिक्रेशन हमारी बॉडी से दो तरह के न्यूरॉन्स की होती है, जिनमें से एफिनेफ्रिन या फिर और उसके साथ साथ नॉरएपिनेफ्रिन। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं ट्रांस न्यूरॉन्स, तो इनको एक नाम दिया जाता है, एंड दैट इज कैटेकोलामिन। कैटेकोलामिन, ये फिर इसको नाम दिया जाता है। इसका एक्चुअली फंक्शन क्या होता है ये हम देखते हैं। ये जो सब्सटेंस है ये कैरिड करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। हमारे ये जो न्यूरॉन्स हैं ये ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि हमारे खून में शामिल होके और फिर हमारी बॉडी, हमारे मसल्स की तरफ आते हैं, और जिसकी वजह से हमारा एक्टिव हो जाता है कौन सा सिस्टम, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, और फिर हम लोग रेडी हो जाते हैं उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, या उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अब इसका अगर हम लोग पूरा फंक्शन देखें कैटेकोलामिन का, तो इसमें क्या होगा कि ये प्रॉम्प्ट्स करता है हमारे इंपॉर्टेंट बॉडीली चेंजेस हमारे जिस्म में आ जाती है। मिसाल के तौर पे जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, जो हार्ट की कैपिलरीज हैं वो डायलेट हो जाती हैं, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इंक्रीज हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और ब्लड जो हमारा है ये डाइवर्ट हो जाता है मसल टिश्यू में। हमारे सारा ब्लड जो हमारे मसल्स में आ जाता है, और हम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, गुस्सा करने के लिए, या किसी हो वाली सिचुएशन से निपटने के लिए। जो हमारा रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाता है, और हमारी जो एयर की अमाउंट है हमारे फेफड़ों में वो बढ़ जाती है। हमारी जो डाइजेशन और यूरिनेशन है वो कम हो जाती है, और हमारी जो आँखों की
पुतलियां हैं वो डायलेट हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं। हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो हैं ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस वक्त हम सिचुएशन में होते हैं या तो खौफ की या फिर लड़ने की या भागने की, तो फिर ये ज़्यादा स्वेट करते हैं। तो ये कैटेकोलामिन जो है ये जो ही ये शामिल होता है हमारे ब्लड में, तो फिर इस तरह से हमारी जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो इस तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। और ये जो चेंजेस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसिस में। और फिर जो अगर ये तो नॉर्मल है किसी इंसान के साथ कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, लेकिन अगर ये क्रॉनिक हो जाए, ये बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए, तो फिर अराउजल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि एक्सेलरेट करता है, बढ़ जाता है डेवलपमेंटल सेवरल क्रॉनिक डिसऑर्डर। अगर ये हर वक्त इंसान स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी में रहता है या इस तरह की सिचुएशन में, तो फिर ये बहुत क्रॉनिक डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है और फिर उसको डिफरेंट बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, जिस तरह से दिल की बीमारियां या फिर हाइपरटेंशन या बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, इस तरह की सिचुएशन उसके साथ बढ़ जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा जो बॉडी है वो बिल्कुल चेंज काम कर रही है, जिस तरह हम पहले पढ़ गए थे उसके बिल्कुल अपोजिट। इसमें क्या होगा कि काउंटर रेगुलरिटी सिस्टम हमारे स्टार्ट हो जाएगा। जो ही उस सिचुएशन से हम लोग बाहर आएंगे तो हमारे जो होम्योस्टैटिस हैं वो सिंपैथेटिक अराउजल्स इसमें होते हैं, वो हार्ट रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। हमारी जो हार्ट की कैपिलरीज है वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगे। हमारे जो ब्लड के वेसल्स थे अब वो बढ़ जाएंगे यानी फैल जाएंगे, तो ब्लड की फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। हमारा जो सांस लेने का निज़ाम है वो कम हो जाएगा और फिर हमारी सांस नॉर्मल हो जाएगी। हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो रिज्यूम कर जाएगी, यानी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खुराक को हजम करने का निज़ाम है वो बेहतर हो जाएगा। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो रहा था बिल्कुल उसके ऑपोजिट, क्योंकि अब हम लोग स्टेट ऑफ ईज में आ गए हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। ये सारे वो डिसऑर्डर्स हैं जो क्लास में हम लोग वन बाय वन केस स्टडीज़ के हवाले से इसको जानेंगे, फिर भी आप उसका नाम देख लें। एपिलेप्सी हो सकता है, सेरेब्रल पैलेसी हो सकता है, पार्किंसंस डिजीज़ हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, हंटिंगटन डिजीज़ इसमें हो सकता है। So this was all about today's the psychology of nervous system. Thank you very much once again for joining me. If you think that this is a very informative for other students as well, so do share with your class fellows and other students. And thank you very much and have a very good day. Thank you.